हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एलटी मैथमेटिक्स एवं लेक्चरर मैथमेटिक्स के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सेट थ्योरी से रिलेटेड हैं उनको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन या हो सके जितने भी है, क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी एलटी मैथमेटिक्स में या लेक्चरर मैथमेटिक्स में लेक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यानी सेट थ्योरी से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट पी एस ऑफ अ सेट एस इज इक्वल्स टू है। यहाँ पर आपको एलिमेंट दे रखे हैं 5, 1 एंड 2, 3। नाउ आपको बताना है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट ऑफ पी एस। देखो, इसके लिए बहुत सिंपल है। आप ये देखिए, पावर सेट के बारे में मैंने बताया था कि पावर सेट क्या होता है। जैसे सपोज करो आपके पास एक सेट है ए इज इक्वल्स टू है 1, 2। ओके, तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का मतलब ये होता है कि ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उनका सेट। तो यानी अगर आप में ए में अगर 2 एलिमेंट हैं तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर ये सेट आपको दिख रहा है 1, 2, 3, इसमें यानी 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 3, यानी कितना हो जाएगा? 8। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये बहुत इजी सा आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर है 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट में 3 एलिमेंट अगर हैं तो यानी उसके टोटल यानी एस के कितने सबसेट बनेंगे? टोटल उसके 8 सबसेट बनेंगे। और पावर सेट में टोटल सबसेट्स जितने बनते हैं उनका वो सेट होता है। ओके, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर सेट्स, और आपको दे रखा है कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी है, देन आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो देखो, यहाँ पर एक काम करेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि इफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाइज एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी होता है। ओके, और अगर इसी तरह से अगर B इज अ सबसेट ऑफ A हो जाए, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है, इसी तरह से अगर B इज अ सबसेट ऑफ A हो जाए तो A बराबर क्या हो जाता है? B। ओके, ये इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले। तो देखिए हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। लेट सपोज हम मानते हैं x is the element of A. Let's suppose मैं मानता हूँ x is the element of A. Now if x is the element of A, so it implies that x is also the element of A union B. देखो A union B क्या होता है? A और B के एलिमेंट का समूह। तो सीधी बात है भाई, x अगर A का एलिमेंट होगा तो x क्या होगा? A union B का भी एलिमेंट होगा। नाउ यहाँ पर दे रखा है कि A union B बराबर है इंटरसेक्शन B, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा हो जाएगा कि x is the element of A इंटरसेक्शन B. ओके, नाउ A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब होता है कि x is the element of A एंड x इज द एलिमेंट ऑफ B। देखो, इंटरसेक्शन B का मतलब होता है एंड, जबकि A यूनियन B का मतलब क्या होता है? और। तो x इज द एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन B का मतलब है कि x A और B दोनों के अंदर है। तो यहां पर से हमारा ये हो गया कि x इज द एलिमेंट ऑफ A एंड x इज द एलिमेंट ऑफ B। सो सिंपली अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि A इज अ सबसेट ऑफ B, हम यहां से कह सकते हैं। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करते हुए मैं बोलूंगा कि भाई y इज द एलिमेंट ऑफ B, और मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते 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 मैं क्या कर दूंगा? प्रूफ कि भाई B इज अ सबसेट ऑफ A. Okay, so A is a subset of B and B is a subset of A. From reversibility theorem we can say that A बराबर B. तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन राइट है। ओके, देखो बच्चों, मैंने ये सेट थ्योरी के सारे जो पार्ट्स हैं मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में डाले हैं। आप चाहें तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चनों को सॉल्व करना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है अगेन, लेट एस बी इनफाइनाइट सेट्स एंड S1, S2, S3, Sn बी सेट सच दैट कि इन सब का जो यूनियन है वो S के बराबर है। ओके, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। जैसे कि पहला है आपको एटलीस्ट वन ऑफ द SI इज फाइनाइट। बी आपको दे रखा है कि नॉट मोर देन वन ऑफ द सेट SI कैन बी फाइनाइट। एटलीस्ट वन ऑफ द सेट SI इज इन इनफाइनाइट सेट एंड नन ऑफ दिस। तो देखो, आपके सामने सिंपल सा लॉजिक है, आप ये खुद ही समझिए कि भाई देखो, अगर S1, S2, S3 से लेके Sn है,
अगर ये सारे के सारे अगर फाइनाइट सेट है तो इनका यूनियन इनफाइनाइट कैसे हो सकता है, क्योंकि आपको दे रखा है कि भाई एस क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो इसका मतलब ये है कि S1 S2 S3 में से किसी ना किसी एक को तो इनफाइनाइट होना ही होना पड़ेगा, कम से कम एक को, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। तो यहां पर आपका सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इनफाइनाइट सेट, यानी कम से कम एक तो, सारे के सारे इनफाइनाइट हो जाए तो और भी अच्छा है। तो भाई सीधी बात है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, जो कि ये कहेगा कि भाई एटलीस्ट वन ऑफ द सेट SI इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी अ फाइनाइट सेट ऑफ साइज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अभी मैंने बताया कि पावर सेट क्या होता है, A क्रॉस A के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उनका सेट। तो सबसे पहले आप A क्रॉस A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे भाई, अगर A में n एलिमेंट हैं तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A क्या हो जाएंगे, आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने, n इंटू n, यानी कितना हो जाएगा आपका n स्क्वायर। तो भाई n स्क्वायर तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, यानी इनके इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n स्क्वायर। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, A माइनस बी यूनियन सी की वैल्यू क्या होगी। देखो ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि A माइनस बी क्या होता है। A माइनस बी को हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये आप पिछले अगर आप वीडियोस में देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे क्यों लिखते हैं। A माइनस बी का मतलब होता है कि जो द एलिमेंट्स विच आर ओनली इन A नॉट इन B, तो A माइनस बी बोलते हैं। तो अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाओ जरा इस कॉन्सेप्ट को, ये हो जाएगा A माइनस बी हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C का डैश। ओके, इसको आप लिखेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C का डैश, यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ लगाओ, डी मॉर्गन लॉ से ही हो जाएगा आपका B डैश, यूनियन का हो जाता है इंटरसेक्शन D डैश। ठीक है, अब यहाँ पर लगाओ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या होता है भाई, A डॉट B प्लस C क्या होता है, A डॉट B प्लस A डॉट C। तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का डैश सेक्शन A इंटरसेक्शन C का डैश। ओके, नाउ A इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा भाई, A माइनस B, और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन A माइनस C, सिंपल। तो इसका आंसर कितना हो गया, C। ओके, अगर हम फिगर से भी दिखाऊं, देखो सबसे बढ़िया होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से इसको सीखो, तो वेन डायग्राम से क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो ये है A, ये है B, ये है C। आपको क्या निकालना है, देखो ये पूरा पार्ट है B यूनियन C। ओके, आपको निकालना है ये वाला पार्ट। ठीक है भाई, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट एक्चुअली क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो है एक्चुअली A माइनस बी यूनियन C, यानी आपने क्या करना है, द एलिमेंट्स विच आर ओनली इन A बट नॉट इन B एंड C। तो सीधी सीधी बात है भाई, B और C के एलिमेंट नहीं निकालने ये। तो ये आप ये सीधी सीधी बात है कि भाई आप इसको कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो, आपको ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अगर आप देखो ये चांद सा बन रहा जो है, ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है वो है आपका A माइनस C, और ये वाला जो पार्ट, जो ये वाला चांद बन रहा है, ये आधा चांद ही देख रहे हैं आप, ये वाला चांद, तो ये जो बन रहा है ये है आपका A माइनस बी। तो जब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन एरिया क्या है भाई, ये वाला, ये। ठीक है, तो सीधी बात है, आप इस ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, वरना थ्योरेटिकली तो है ही बढ़िया। ठीक है, तो भाई A माइनस बी यूनियन C कितना होता है, A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आता है। ठीक है, ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। देखो नल सेट क्या होता है, नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं, इसको एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। देखो, तो एम्प्टी सेट का मतलब है कि भाई सीधे हम उसको किससे दिखाते हैं, एक तो हम दिखाते हैं फाई से, उसके अलावा हम इसको एम्प्टी ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं। एम्प्टी ब्रैकेट का मतलब है कि भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम सीधी बात है, यानी बी और सी दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देखो आप इतना ध्यान रखो, ये 0 है, इसका मतलब नल सेट नहीं, इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है कि इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो यानी ये सिंगलटन सेट है। अच्छा, अगर फाई के ऊपर भी अगर ब्रैकेट आ गया तो ये भी क्या बन जाएगा, फाई के ऊपर ध्यान रखना कि कभी भी ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अगर फाई के ऊपर आपने ब्रैकेट लगा दिया तो ये आपका नल सेट नहीं रह जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, सिंगलटन सेट बन जाएगा। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यानी अगर ब्रैकेट के अंदर फाई है तो इसका मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट है, ध्यान रहे। ठीक है, और अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब फाई, तो इसका मतलब इसके दोनों आंसर सही है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है।
ओके, अनदर सिमिलर क्वेश्चन था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट। पावर सेट के में कितने एलिमेंट होंगे? तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो 2 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा? 4। तो 4 इज द राइट आंसर। ओके, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि कैसे कैसे इसके अंदर एलिमेंट बनेंगे, कितने इसके सबसेट बनेंगे। कभी कभी ये भी आता है कि भाई कैसे इसके सबसेट बनेंगे। तो आप इसको सपोज करो, मैं इसको ए मान लेता हूं। ओके, तो यानी पावर सेट क्या होता है कि ए के जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं उनका सेट। तो आप पावर सेट बनाइए, पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? देखो, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले हर सेट का सबसेट कौन होता है? एक तो 5, ओके, और हर सेट अपना सबसेट होता है। तो 5 और ए तो इसके अंदर आएंगे। इसके बाद अब इसके अंदर के जो एलिमेंट है उनका सबसेट बनाओ। तो एक तो क्या होगा? सी का, और एक ए बी। तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? डबल ब्रैकेट, ध्यान रहे। ओके, कभी कभार ये भी आ सकता है कि भाई आपको कह दे कि भाई पावर ऑफ ए क्या है। तो पावर ऑफ ए ये होगा, क्या होगा? 5ac, और ये इसके ए बी के ऊपर क्या लगेगा? डबल ब्रैकेट लगेगा। आप इसको सिंपली ऐसे समझिए, जैसे ए बराबर अगर माना 1 2 होता, ओके, तो आप इसके सबसेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक तो 1 का बनाएंगे, एक 2 का बनाएंगे। ओके, एक होगा 5 और एक खुद होगा यानी ए होगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। तो इसको अगर मैं एक सेट के अंदर लिख लूं तो वो क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए आपको शायद समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लैंग्वेज सर्वे ऑफ स्टूडेंट इट इज फाउंड दैट 80 स्टूडेंट नो इंग्लिश, 60 नोज फ्रेंच, 50 knows German, 30 knows English and French, 20 knows French and German, 15 knows English and German, and 10 knows all three. So how many knows at least one of the language? देखो ये कुछ नहीं है, इतना सारा क्वेश्चन आप जब पढ़ लिया होगा तो आपके समझ में आ ही गया होगा। देखो आप सबसे मेन है इंपॉर्टेंट लास्ट की लाइन, हाउ मेनी नो एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, यानी एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर किसका यूज करना है? यूनियन का। तो सीधी बात है, आपको क्या निकालना है? एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ओके, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला आपको सबको आता ही है। क्या होता है? ये होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, सॉरी प्लस होता है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो भाई आप ये मान लो ए को मान लेते हैं, ए मान लेते हैं इंग्लिश पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं इन्हें? ये आपके हैं 80। फ्रेंच पढ़ने वालों को बी मान लेते हैं, कितने हैं? 60। और आपके इसी तरह से भाई 50 स्टूडेंट हैं आपके जर्मन पढ़ने वाले। ओके, इसी तरह से इंटरसेक्शन बी, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, आप सीधे डायरेक्ट रखता हूँ। तो एन ए आपको दे रखा है कि भाई ए हमने मान लिया, ए फॉर इंग्लिश, बी फॉर फ्रेंच एंड सी फॉर जर्मन। अब आप इसको देख लो, एन ए बराबर आपका कितना है? ये है आपके 80 स्टूडेंट प्लस ये हो गया आपका, ये फ्रेंच वाले हैं भाई 60, 50 हैं जर्मन वाले, माइनस जो दोनों वाले हैं 30 नो इंग्लिश एंड फ्रेंच, यानी ये हो जाएगा -30 माइनस 20 फॉर फ्रेंच एंड जर्मन एंड 15 भाई उतने जानते हैं जो दोनों जानते हैं, और इसके बाद क्या हो जाएगा? 10 हैं जो तीनों जानते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? +10। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका हो जाएगा 8 6 होता है 14, 14 और 50 होता है 145 और 190 हो गया। 190 में से आप 50 माइनस करो तो भाई 140 हो जाएगा। 140 प्लस 150, 150 में से 15 आ गया 135। तो इसका आंसर कितना हो गया? 135। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, another question, in a room containing 28 people there are 18 people who speak English, 15 people who speak Hindi, and 22 people who speak Kannada. 9% speak both English and Hindi, 11% speak both Hindi and Kannada, whereas 13% speak both Kannada and English. How many people speak all the three languages? Okay, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखिए मैंने आपके सहूलियत के लिए पहले यहाँ पर लिख के रख दिया है कि सपोज करो हम एबीसी को 3 लैंग्वेज मान लेते हैं, ए फॉर इंग्लिश, यहाँ पर बी फॉर है आपका हिंदी एंड सी फॉर है कन्नड़। ओके, तो यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी आपका दे रखा है कि आपके 28 पीपल हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि एटलीस्ट कोई ना कोई वो लैंग्वेज को क्या करते हैं? स्पीक करते हैं, कोई ना कोई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इट इज 18 एंड एन बी इजिकल्स टू 15 एन सी इजिकल्स टू आपको दे रखा है 22। जो ए और बी दोनों बोलते हैं उनकी तो संख्या है 9, बी और सी जो दोनों बोलते हैं उनकी संख्या 11 है, और सी और ए यानी कि कन्नड़ एंड इंग्लिश जो दोनों बोलते हैं वो 13 लोग
अब आपको निकालना है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बस आपने क्या करना है, फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन की तरह पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, तो आप समझ लीजिए आप उसका फॉर्मूला क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी 28 इजिकल्स टू आपका हो जाएगा 18 प्लस 15 प्लस 22 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 13। इसको हम मान लेते हैं प्लस, सपोज करो इसको मैं क्या मान लेता हूँ x। तो x का, तो यहाँ पर से आपने x की वैल्यू को निकाल लेना है। तो भाई क्या हो जाएगा 18 इजिकल्स से आपका ये हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 22 ओके प्लस x ओके। सो x इजिकल्स टू आपका कितना आ जाएगा 6। ठीक है भाई। ओके आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ऑर्डर ऑफ अ पावर सेट ऑफ ए सेट ऑफ ऑर्डर एन इज, यानी आपको क्या है कि आपके सामने एक सेट दिया हुआ है जिसका ऑर्डर एन है, तो उसके पावर सेट का ऑर्डर निकालना है। तो ये भी कुछ ही नहीं है, सीधी बात है भाई, एक सेट में अगर आपके एन एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर एन। इसी तरह से अगर कोई सेट अगर उसका ऑर्डर एन है तो उसमें पावर सेट के भी ऑर्डर कितना होता है, 2 की पावर एन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके ओके आपके सामने एक और क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्यू है, देन हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी देयर विथ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। देखो आपको क्या निकालना है, ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इस टाइप की फॉर्म में होते हैं, जैसे ए कॉमा बी। इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देख सकते हैं, जैसे सपोज करो अब जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जैसे 1,2 का। ओके तो यहाँ पर इस तरह से इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ठीक है, तो जहां पर पहला एलिमेंट, जैसे अगर हम सपोज करो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होते हैं इसी टाइप की फॉर्म में होते हैं, ए कॉमा बी वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। यानी पहला एलिमेंट आपका ए का होता है, दूसरा एलिमेंट आपका क्या होता है, दूसरे सेट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, इसके ऑर्डर्ड पेयर निकालने। तो देखो जैसे सपोज करो आपके पास एक में 3 एलिमेंट है, एक में 2 एलिमेंट है, माना सपोज करो 2 और 4 है, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, 1 2। जैसे पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा 1 2, फिर दूसरा क्या हो सकता है 1 4। इसी तरह से क्या होगा 2 2 2 4। ओके तो इसी तरीके से आपके सब इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट 3 है, इसमें एलिमेंट 2 है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो यानी टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए 6 हो गए। तो इसी तरह से अगर एक में अगर पी एलिमेंट है, एक में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना हो जाएंगे पी इंटू क्यू। सो द पी इंटू क्यू इज द राइट आंसर। आप इसको पुरानी वीडियोस में भी जो मेरी एनसीईआरटी की जो मैंने सेट थ्योरी की जो वीडियोस बनाई है वहां पर भी आप इसको देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अ सेट ए इज ऑफ कार्डिनलिटी सी। ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन आपको चुनना है इसमें से कि हैज द सेम कार्डिनलिटी एज ए फॉर्म्स अ पार्टीशन ऑफ ए इज ऑफ कार्डिनलिटी टू सी इज ऑफ कार्डिनलिटी सी स्क्वायर। देखो होता क्या है कि इक्विवेलेंस क्लास के संबंध, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली इक्विवेलेंस जहां पर रिलेशन होता है उसी पर काम करती है। तो देखो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि जो भी आपका रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिस रिलेशन हम इक्विवेलेंस अगर रिलेशन की बात करें तो अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लासेस। इसको हम क्या कर सकते हैं, डिसजॉइंट क्लासेस में तोड़ सकते हैं। तो उनको एक्चुअली क्या बोला जाता है, पार्टीशन ही बोला जाता है। तो पार्टीशन ऑफ ए का मतलब ये है कि वो हम जो आपका रिलेशन ऑन ए है, अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये रिलेशन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो तब हम क्या कर सकते हैं, इस सेट ए को हम म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स में तोड़ सकते हैं। ओके जो कि आपके डिसजॉइंट, तो वो एक तरीके से उसको तोड़ने का मतलब क्या है, पार्टीशन करना। तो यहां पर एक तरीके से क्या है, फॉर्म्स ऑफ पार्टीशन ऑफ ए। तो ये आपका आंसर क्या है, राइट है। मैंने इक्विवेलेंस क्लासेस में भी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छे से ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके तो सीधी बात है, द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ अ सेट ए ऑफ कार्डिनलिटी सी। कार्डिनलिटी सी से हमारा कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इक्विवेलेंस क्लास है तो वो क्या होगा, एक इक्विवेलेंस क्लास एक्चुअली है क्या, एक पार्टीशन है ए का। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों कि इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स आर ऑप्ट फॉर फिजिक्स एंड दोज हुज नंबर आर डिविजिबल बाय 5 ऑप्ट फॉर केमिस्ट्री एंड दोज फॉर
whose numbers are divisible by 7 opt for maths, how many opt for none of the three subjects? ओके, यानी आपको क्या निकालना है, none of the three subjects। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो U है वो यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, वो A यूनियन B यूनियन B, A यूनियन B यूनियन C के बराबर नहीं है। तो अगर इसको वेन डायग्राम से हम समझे तो इसका मतलब ये है कि ये है आपका N, ये आपका U की वैल्यू है, और ये है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाले। ओके, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथ वाले, ये आपका इसको नंबर दे रखा है। फिजिक्स वाले कौन फिजिक्स लेते हैं, जो 1 से लेके 20 में 2 से डिविजिबल होते हैं। ओके, इसी तरह से केमिस्ट्री लेने वाले कौन है, 5 से डिविजिबल वाले, और मैथ्स लेने वाले कौन है, 7 से डिविजिबल वाले। तो बहुत सिंपल है, आप निकाल लीजिए भाई नंबर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कितने स्टूडेंट होंगे, इसको बताओ, 2 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, इसमें 60, इसको 2 से डिवाइड कर लो। इसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री वाले कितने हो जाएंगे भाई, एनसी, इसको डिवाइड करो फिर से 120 को, तो ये आता है आपका 5 दूनी होता है 10, 5 को 20, तो ये आ गया 24। इसी तरह से आप मैथ्स वाले देखो, आप इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से जितना भी डिवाइड होता है, मतलब जो भी इसमें भागफल बचेगा, शेषफल बचेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो 120 को आप डिवाइड करो जरा 7 से, 7 एकम होता है 7, और ये हो जाएगा आपका 7 और 5 होता है 12, 7 7 50, यानी 17 स्टूडेंट होंगे। ओके, अब इसके बाद ये निकाल दो भाई पी इंटरसेक्शन सी। पी इंटरसेक्शन सी का भाई क्या 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 मतलब होगा कि भाई जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, इसका मतलब 2 और 5, 2 और 5 से डिविजिबल वाले, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 10 से डिवाइड होने वाले। तो 10 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, इसको डिवाइड करो 10 से भाई 12। ओके, इसी तरह से आपके क्या हो जाएगा, एन सी इंटरसेक्शन एम। भाई सी इंटरसेक्शन एम का मतलब ये है कि भाई 5 और 7 से डिवाइड होने वाले, 5 और 7 से यानी इन दोनों का एलसीएम से डिवाइड होने वाले, दोनों से डिवाइड होने, 5 सत्ते होता है 35, 35 में यानी 3 में काम हो जाएगा ना, 3 लोग होंगे, इसके 3 ही नंबर आएंगे, 35 3 ना। ओके, इसके बाद हो जाएगा आपका एन पी इंटरसेक्शन एम। पी इंटरसेक्शन एम का मतलब है कि भाई फिजिक्स और मैथ वाले, भाई फिजिक्स और मैथ वाले कौन होंगे, जो कि 2 और 7 से डिवाइड होंगे, यानी 2 सत्ते होता है 14, तो 14 से डिवाइड, भाई 120 को 14 से डिवाइड करो तो आपका कितना हो जाएगा, 14 अट्ठे में हो जाएगा काम, 14 नंबर तो हो जाता है ऊपर, तो अट्ठे में हो जाएगा भाई काम। तो यहाँ दिन ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है भाई पी यूनियन सी यूनियन एम। ओके, यानी जो लोग जिनकी एटलीस्ट जो पीसीएम में से एटलीस्ट जिन्होंने एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है वो निकालने हैं। तो यानी क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 60, वही जो फॉर्मूला लगाओ, पीए प्लस पीसी, पीसी आपका कितना है 24 प्लस 17 माइनस आपका कितना हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन टी हो गया 12, ये हो गया -3 -8। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, पी इंटरसेक्शन सी, वो तो हम निकालना ही भूल गए, तो हो जाएगा पी इंटरसेक्शन सी, पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, यानी इसका मतलब जिन्होंने तीनों ने लिया, मतलब 2 5 7 इनका एलसीएम लो, 7 पंजे होता है 35, 35 दूनी होता है 70, तो एक ही होगा वो आदमी ना, जो 70 का गुणनफल होगा इसमें ना भाई, 70 का मल्टीपल कौन होगा 120 में, एक ही तो होगा 70, तो यानी हो जाएगा 12 माइनस, ये हो गया आपका -12 -3, यहाँ पे हो जाएगा +1। ओके, तो भाई जरा इसको ऐड करो, ये हो जाएगा आपका, इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 84 माइनस ये हो गया -15 -8 +1, तो ये हो जाएगा आपका 79। ओके, तो ये आ गया आपका भाई 79। तो 79 तो हो गए भाई जिन्होंने एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट लिया है। तो एक भी सब्जेक्ट नहीं लेने वाला कौन होगा भाई, बाकी के मेंबर बाहर के। ये तो हो गया पी यूनियन सी यूनियन एम। तो भाई बाहर के मेंबर, बाहर टोटल कितना है, टोटल है आपके 120, तो भाई 120 में से क्या कर देना है, 79 को माइनस कर देना है। तो आप माइनस करो 120 माइनस 79, तो आपका कितना आ जाएगा 41। तो 41 इज द राइट आंसर। ओके ओके बच्चों, आपके सामने एक और क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, 12 enrolled for both English and German and 22 enrolled for German. If the students of the class enrolled for at least one of the two subjects, then how many students enrolled for only English, not German? Okay, आपको क्या रखा कि भाई 40 स्टूडेंट का ग्रुप है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि आपका ए यूनियन बी इस समय पे 40 है। ओके, तो एक काम करते हैं भाई, आप इसको वेन डायग्राम की मदद से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपका क्या है, इंग्लिश, यहाँ पर आपको दे रखा है कि इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 12 एनरोल्ड फॉर इंग्लिश एंड जर्मन। तो ई इसको मान लेते हैं जी आपको, ठीक है। तो 12 यानी जो दोनों में है, तो 12 यहाँ पर हो गया। ओके, जो दोनों के दोनों में एनरोल्ड है,
ओके इसके बाद आपको कह रहा है कि भाई 22 एनरोल्ड फॉर जर्मन, तो जर्मन के लिए 22 है, तो 22 एनरोल्ड फॉर जर्मन यानी 22 इस पूरे में आएगा। ओके तो ये काम करते हैं, 22 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा भाई, यह आ जाएगा आपका 22 में से 12 करके 10, तो 10 होंगे ओनली जर्मन वाले। ओके तो ये टू पूरा का पूरा क्या बनाएगा, 22 बनाएगा। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से आपको बता रहा हूँ, उसको देखो अच्छे से, ठीक है, आपको समझ में आएगा बहुत। तो ये हो जाएगा आपका भाई 12 में से आपका, नहीं सॉरी 22 में से आप क्या कर दें, 12 को माइनस कर दें, ठीक है। एंड इसके बाद आ रहा है कि भाई देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर इंग्लिश नॉट इन जर्मन। ओके तो यानी आपको क्या निकालना है भाई, इंग्लिश के लिए वाला निकालना है जो कि जर्मन को नहीं हो। आपको सीधे सीधे क्या निकालना है, ई माइनस जी निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस जी। तो भाई आप इसको देख सकते हैं, ये टोटल कितने हैं भाई 40, तो भाई 40 ये टोटल है आपके 40 में से आपको कितना माइनस करना है, 12 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा आपका 22। तो 40 में से 22 गया तो कितना आ गया आपका 18। सो 18 इज द राइट आंसर। Again another question, in a class of 40% of students enrolled for maths and 70 enrolled for economics, if 15% of students enrolled for both maths and economics, what percent of student of class did not enroll for either of the two subject, यानी जो दोनों में से किसी में भी enrolled नहीं हुए हो। तो बस आपको क्या करना है, देखो उस समय तो पिछला वाला केस था कि भाई कोई ना कोई एटलीस्ट वन था, तो उस समय ए यूनियन बी ही यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा था। इस समय क्या है कि भाई यूनिवर्सल सेट अलग है, ए यूनियन बी अलग है, तो सीधी बात है, मतलब यूनिवर्सल सेट बड़ा है, ए यूनियन बी उसके अंदर आएगा, मतलब यानी वो उसका क्या है, सबसेट है। ओके तो इस केस में आपको क्या करना है भाई, आप ध्यान से देखो कि भाई इन क्लास 40% स्टूडेंट एनरोल फॉर मैथ्स, यानी मैथ्स के लिए 40% है, 70% फॉर इकोनॉमिक्स। ओके एंड 15% फॉर बोथ। सबसे पहले देखो भाई मैथ्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, तो देखो भाई बोथ कौन कौन वाले, सबसे पहले बीच का खाना बोलो, तो ये कितने हो गए 15%। ओके अब आप देखो कि भाई मैथ्स वाले कितने, तो मैथ्स वाले कितने 40%, तो टोटल ये है 40%, तो 40 में से 15 किया तो ये कितना हो जाएगा भाई 25%। ओके इसी तरीके से भाई इकोनॉमिक्स वाले ये कितने हो जाएंगे भाई आपके बताओ, ये आपके टोटल कितने हैं 70%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 55%, तो ये टोटल पे आके कितना हो गया 70%। तो अब आप देखो कि भाई मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वाले आपके कितने हो गए भाई, टोटल यानी कितना हो गया 25 प्लस 15 प्लस 55, तो ये हो जाएगा भाई आपका 25 और 15 आपका कितना होता है भाई 40 प्लस 55, 40 प्लस 55 कितना हो गया 95%। 95% तो क्या है एनरोल्ड है, यानी ए यूनियन बी की यानी एम यूनियन ई की जो वैल्यू है वो आपकी 95% है। तो बाकी बचा कितना, बाकी कितना बचा भाई, ये टोटल कितना होगा 100% होगा, तो 100 में से आप कितना माइनस कर देंगे 95%, तो यानी कितना आ जाएगा 5%। तो 5% ऐसे लोग हैं जो कहीं पे इनरोल नहीं हुए। ओके बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी क्वेश्चन के लिए मैं अगले से अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियोस बन जा रही है। तो मैंने सोचा था कि ये कम से कम 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन ये बहुत लंबी बन जा रही है क्योंकि इन क्वेश्चनों को बताना फिर उसके बाद सॉल्व करना वो काफ़ी आसान नहीं होता है। और क्या कहते हैं, हम सोचते हैं वैसे हम अगर अमूमन बात करूँ तो मैं 15 से 20 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन कर दूं, लेकिन इसको बताने में जितना समय वेस्ट हो रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जा रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आगे के जो इसके कुछ और क्वेश्चंस होंगे मैं उनको आगे सॉल्व करूंगा। फिलहाल हम के लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं जो कि मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, और बाकी के क्वेश्चन में जो अलग क्वेश्चन टाइप के होंगे मैं अगली वीडियो में उसको लेके आऊँगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अनदर क्वेश्चन आपके सामने देख लो। ये है अ मार्केटिंग फर्म डिटरमाइंस दैट a 200 household surveyed 80 used neither brand A nor brand B soap and 60 used only brand A soap, and for every household that used both brand of soap 3 used only brand B soap. How many of 200 households surveyed used both brand of soap? ओके हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई लेट सपोज ए ब्रांड है एंड बी ब्रांड है। ओके आपको दे रखा है कि भाई यूनिवर्सल सेट यानी जिनका सर्वे किया गया वो आपके हैं कुल 200 पीपल, 200 लोगों का सर्वे किया गया। उसमें से कह रहा है कि भाई ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब है कि नाइदर ए नॉर बी, ऐसे लोग जो कि ना ही ए ब्रांड का साबुन यूज करते हैं ना ही बी ब्रांड का साबुन यूज करते हैं, तो उसको हम किसे दिखाएंगे ए बार इंटरसेक्शन बी बार से। तो उसको में कितने लोग हैं 80 लोग हैं। तो यहाँ पर से अगर हम इसको देखें तो इसको बाय डी मॉर्गन लॉ ये हो जाएगा ए एन बी का बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 80। तो एन एन बी का बार क्या होता है भाई
एन यूनियन मतलब टोटल में से आप कितना माइनस कर दोगे, एन ए यूनियन बी। ओके, इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 80। तो एन ए यूनियन बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, एन यूनियन आपका कितना है 200 माइनस 80, यानी टोटल कितने लोग हैं 120। ओके, अब एक काम करते हैं, वेन डायग्राम से जरा इसको अच्छे से समझते हैं। वेन डायग्राम को अगर आप देखो भाई, ये है ए सोप और ये है बी सोप। ओके, अब ये आपसे कह रहा है कि भाई ये टोटल आपका कितना आ गया, ये तो आपका भाई आ गया 120। ओके, अब आपसे कह रहा है ये कि 60 सोप यूज्ड ओनली 60 पीपल ओनली यूज्ड ब्रांड है, यानी ये वैल्यू आपकी 60 है। इतनी वैल्यू आपकी कितनी 60, यानी 60 लोग ऐसे हैं जो खाली ब्रांड ए का सोप यूज करते हैं। और आपसे कि फिर ये कह रहा है कि फॉर एवरी हाउस होल्ड दैट यूज बी ब्रांड ऑफ सोप 3 यूज्ड ओनली ब्रांड बी, यानी अगर सपोज करो इसमें सपोज करो जो बोथ ब्रांड के यूज करते हैं, सपोज करो कितने लोग करते हैं, एक्स लोग ए और बी दोनों ब्रांड का सोप यूज करते हैं। ओके, तो उसका 3 टाइम्स कितने हैं, ब्रांड बी का यूज करते हैं, ओनली बी वाले। ओके, जैसे सपोज करो माना बोथ ब्रांड का सोप माना सपोज करो ए और बी दोनों यूज करने वाले 10 लोग हैं, तो बी वाले कितने होंगे, खाली बी यूज करने वाले कितने होंगे 3 टाइम ऑफ 10, यानी कितना हो जाएगा 30। ओके, तो बस यहां से हमें मिल गया, इक्वेशन मिल गई। तो 60 प्लस एक्स प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 120। तो यहां से बनाओ भाई, 60 प्लस एक्स प्लस 3x बराबर आपका कितना हो जाएगा 120। तो ये हो जाएगा भाई 60 प्लस 4x बराबर आपका कितना हो गया 120। तो 4x बराबर हो जाएगा 60। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 15 चक्को कितना होता है 60। तो 15 लोग ऐसे हैं जो कि बोथ ब्रांड को यूज करते हैं। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको ये लेक्चर ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको मेरे लेक्चर अगर पसंद आते हैं और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।